in association with Kuku FM. नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी टीएमसी की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की। बंगाल के परगने में क्या होता है, दिल्ली के दरबारों की इसमें हमेशा से दिलचस्पी रही है। इन दिलचस्पियों के बारे में बात करेंगे। कौन सी सियासी आहटें हैं, क्या मतलब है ममता बनर्जी के दिल्ली आने का, अलग अलग नेताओं से मिलने का, कुछ शिष्टाचारवश की गई मुलाकातों का, कुछ रणनीतिक मुलाकातों का, कुछ बयानों का, कुछ मांगों का, कुछ इल्जामों का। इस पर विस्तार से बात करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ कई विद्वान जुड़े हैं। आइए आपका परिचय करवा देते हैं। पहले विद्वान हमारे साथ हैं प्रोफेसर विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा लग रहा है बहुत दिनों बाद बंगाल से लाल रंग देखकर। अब इस पे 10-20 कमेंट इसी पे आ जाएंगे कि सौरभ द्विवेदी को लाल ही रंग पसंद आता है। चलिए अगले मेहमान की तरफ करते हैं। देश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अंतापुर की गाथाएं जानने वाले और उन गाथाओं से जो बहिर्मुख निकलते हैं, जो बयान निकलते हैं, कभी संसदीय सौध में और कभी पार्टी के गलियारों में, उसकी खबर हम नेता नगरी के दर्शकों को देने वाले हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। इसके अलावा हमारे दो मेहमान, इनको अब दरअसल मेहमान कहा जाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रिंटिंग प्रेस वाले किसी भी न्योते में ऊपर गणेश जी की तस्वीर और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा पहले से ही छपवा के रखते हैं, नीचे आयुष्मान और सौभाग्यकांक्षियों का नाम बदलता जाता है, वैसे ही ये दो मेरे लिए बहुत ये खुशी की बात है कि लगभग स्थायी भाव से हो चुके दो नौनिहाल नौजवान पत्रकार राहुल श्रीवास्तव और राजदीप सरदेसाई, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका नेता नगरी में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये राजदीप जी ने आज शुक्रिया नहीं उछाला। म्यूट है शायद। म्यूट है? राजदीप जी को कौन म्यूट कर पाया है आज तक? हाँ नहीं यार, मैं आ गया, मैं म्यूट था। मैंने कहा मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आपने राहुल और मुझे और हिमांशु को विद्वान आज कहा। विद्वान मेरे सब विद्वान दोस्त, या केवल प्रोफेसर चक्रवर्ती विद्वान है, पत्रकार विद्वान नहीं होते। देखिए, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मेरी आप लोगों के द्वारा प्रकट की गई राय से, आप लोगों के द्वारा लिए गए स्टैंड से मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन इस बात को सार्वजनिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी स्वीकारने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आप सब लोग अनुभवी हैं और आप सब लोग विद्वान भी हैं, और उसके सार्वजनिक स्वीकार में क्या शंका। चलिए, वेरी गुड। नहीं राजदीप जी अब आप बारात के फूफा की तरह हो गए कि देखो हम गणमान्य तो हैं, लेकिन पहले हमको माला पहनाओ, टीका करवाओ, शॉल उड़ाओ, तब हम मानेंगे कि हम वरिष्ठ हैं। नहीं, हमारे देश में क्या होता है कि आपके बाल जब पक जाते हैं आपको वरिष्ठ कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है। अब ये आप जवान है इसलिए आप कुछ भी कह सकते हैं, हमें मानना पड़ता है। रंग कैसा लगा? ये चंदन का रंग है, चंदन का रंग पीतर होता है ना? बिल्कुल। आजकल जब सबके ताप इतने चढ़े हुए रहते हैं तब तो चंदन की शीतलता और भी जरूरी है, बस विष ना व्यापे। चलिए, तो राजदीप जी आप चूंकि उत्साह में दिख रहे हैं तो पहला सवाल आप ही की तरफ उछाल देता हूं, फिर ये शिकायत ना रहे कि भैया हमको मौके कम मिलते हैं, वरिष्ठों की ये शिकायत। चलिए आप ममता बनर्जी से मिले जब वो दिल्ली आई थी, मुलाकात हुई, क्या बात हुई बताइए। देखिए जी, मुलाकात हुई क्योंकि पहली बार ममता बनर्जी आई थी दिल्ली जब से उनकी बंगाल में बड़ी जीत हुई है, और जब कोई नेता जीत कर आता है ना, उनके चेहरे पर एक लाली आती है, एक जवानी नजर आती है कि मैं कुछ भी आज कर सकती हूँ। और मुझे लगा जब ममता बनर्जी से मिलने के बाद कि वो बड़ी उत्साहित थी। उनको लगता है कि हर टाइम हैज कम, उनका एक तरह से मानना एक तरह से आ गया है, क्योंकि इस बार लगा जो इनसिक्योरिटी पहले ममता बनर्जी में हमेशा नजर आती थी वो इस बार कम थी। वो एक हड़बड़ाहट भी नहीं थी जो पहले हुआ करती है कि मुझे ये करना है, वो भी करना है, जल्दी से जल्दी करना है, कुछ बिग बैंग करना है। वो यहाँ आई थी एक तरह से मैसेज देने, मुझे लगता है, और बातचीत से भी ये नजर आया कि देखिए
मैं चाहती हूं कि जिस तरह से बंगाल में मैंने मोदी जी और बीजेपी को हराया, उसी तरह से देश भर में हम एक संगठित होकर, एकत्रित होकर मोदी जी को एक तरह से टक्कर दे सकते हैं। और मैंने पूछा ये नेता कौन होगा आपका, आप कह रही हैं ये सब, तो उन्होंने कहा मोदी वर्सेस कंट्री, मोदी देश बनाम मोदी, इस तरह से चुनाव होगा। तो जैसे मैंने कहा, जब आप जीतते हैं ना, तो ये सब आप कह सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उनको मिलना चाहता है। शबाना आजमी, जावेद, मुझे छोड़िए, शबाना आजमी जावेद अख्तर से लेके नेता उनको मिलने आए थे, वो गई मिलने सोनिया गांधी से, तो उन्होंने एक तरह से अपना एक ड्रेस रिहर्सल आप कह सकते किया है कि वो चाहती है कि इसी तरह से वो नेशनल स्टेज पर आए। लेकिन वो ये भी जानती है कि ये कुछ तुरंत नहीं हो सकता, कोई मैजिक बुलेट नहीं है। ये बड़ा आसान होता है कि बंगाल में मैं जीत गई इसलिए पूरे देश में जीत सकती हूँ। मैंने इनको पूछा भी क्या इतना आसान होगा, तो उन्होंने माना कि इतना आसान कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश तो होनी चाहिए। तो इस बार जैसे मैंने कहा, वो बड़ी उत्साहित थी, लेकिन वो जानती है कि इम्पेशेंट होने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है राजदीप जी, पेशेंट रहना पड़ेगा। ठीक है राजदीप जी, मैं प्रोफेसर चक्रवर्ती की तरफ जाऊं, इससे पहले एक और सवाल छोटा सा। क्या ममता बनर्जी से आपने चुनाव के बाद बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हो रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर और दूसरे विपक्षी दलों को टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रकट और प्रच्छन्न रूप से टारगेट किया जा रहा है, उसके बारे में अभी कोई बातचीत हुई, कोई सवाल जवाब हुआ? ममता बनर्जी को इस बात की भी फिक्र है क्या? जी देखिए, मैंने कोई टीवी इंटरव्यू नहीं किया जिस तरह से आप चाहते हैं। मैं चाय पे गया था, चाय पे चर्चा हुई, लेकिन मैंने ये जरूर पूछा कि क्या ये भी सही है कि कहीं ना कहीं बंगाल में जो हिंसा हुई उसकी वजह से आपकी जो इमेज है उस पर कोई इट इज अ बिग सेटबैक टू यू। तो उन्होंने कहा नहीं, आप देखिए ये पूरे बीजेपी मुझे घेरने की कोशिश कर रही है और ये उसी का है। कई ये कहना कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है, ये गलत है। मैं जब से बनी हूं मुख्यमंत्री, मैंने संदेश दिया है टीएमसी कार्डर्स को कि ये इस तरह से नहीं हो सकता। ये ज्यादातर जो हिंसा हुई मेरे जीत और मेरे मुख्यमंत्री होने के बीच जो 3-4 दिन थे उसमें हुई। मैंने उनको ये भी कहा, लेकिन जो हादसे हैं वो बड़े दुखदायक हैं। टीएमसी के नेताओं का नाम आ रहा है। तो कहीं देखिए, ममता बनर्जी के साथ में अगर इस तरह के चाय पे चर्चा पर केवल इन सवालों पर बात करेंगे तो वो चर्चा किसी दूसरे दिशा में जाते। मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगर इंटरव्यू होता तो डायरेक्ट सवाल जवाब होता, लेकिन ये जीत कर आई है तो बधाई देने तो जाना पड़ता है ना। अरे राजदीप जी, आप मुझे आश्वासन मत दीजिए, जब इंटरव्यू करें पूछ ले। मैं तो आपकी मुलाकात हुई तो मैंने सोचा उत्सुकता बस पूछ लें कि क्या क्या बातें हुई। प्रोफेसर चक्रवर्ती, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता तो रसगुल्ला नहीं मिलता। क्या करेंगे पत्रकार रसगुल्ले खा के नेताओं के? अरे एक रसगुल्ला मिलता है बस यार। चलिए प्रोफेसर चक्रवर्ती, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। सवाल थोड़ा सा बड़े कैनवस पर ले जाते हैं। कुछ प्रबल जातीयताओं की, जिसको हम अंग्रेजी में नेशनैलिटी कहते हैं, ये ख्वाहिश है और लेजिटिमेट ख्वाहिश है कि संख्या बल के आधार पर जो देश के नेता का चुनाव होता है उसमें यूपी और बिहार ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब उन्हें पूरे देश के लिए दावेदारी करनी पड़ी तो उन्हें काशी आकर चुनाव लड़ना पड़ा। उत्तर प्रदेश के लोग कई दफा अपने संख्या बल के गुरूर में दम से कहते भी हैं कि हम देश चलाते हैं। एक पॉपुलर फिल्म में भी ये डायलॉग आया था, हासिल में। लेकिन जब हम 3 प्रबल राष्ट्रीयताओं को देखते हैं जहां पर एक किस्म का कल्चरल रेनेसा हुआ, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल, तो उनकी भी एक ख्वाहिश है कि हमने अलग अलग फ्रंट पर देश को लीड किया है। इंटेलेक्ट की कमी नहीं है, बाकी सब चीजों की, लेकिन सेंटर स्टेज पर हम वैसा रोल अदा नहीं कर पाए अब तक राष्ट्रीय राजनीति में जिसके हम हकदार थे। और इन तीनों ही राज्यों के नंबर गेम की भी बात करें तो 38+ है तीनों ही स्टेट। बंगाल की बात करें तो प्रणब मुखर्जी के बारे में बहुत सारे राजनीतिक टिप्पणीकार ये बात कहते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया नेवर हैड। तो उसमें कभी माधवराव सिंधिया का जिक्र होता है, कभी प्रणब मुखर्जी का जिक्र होता है, कभी के कामराज का जिक्र होता है, ऐसे कई नाम आते हैं। आपको लगता है कि फाइनली बंगाल इज गोइंग टू हैव अ मेजर से कि अगर मोदी वर्सेस हु वाली बहस 2024 तक बड़ी होती है और उसका पहला अंक 2022 में राष्ट्रपति चुनाव के वक्त खेला जाता है,
इज ममता बनर्जी रिप्रेजेंटिंग द एस्पिरेशन ऑफ होल बंगाल? मैंडेट उनके पास है, और बंगाल के बाहर उनकी अपील, और एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर के तौर पर, जैसे शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि हर खेमे में उनके दोस्त हैं, ममता बनर्जी की पॉलिटिकल मैनूवरिंग की कैपेसिटी क्या है? प्रोफेसर चक्रवर्ती। देखिए, पहले बार नहीं है, ज्योति बसु का प्रधानमंत्री होना तैयार था, लेकिन उनका पार्टी अलाउ नहीं किया, उसी के लिए प्रकाश करात ब्लॉक ने ब्लॉक कर दिया, वो ब्लॉक कर दिया। उससे हमारा जो बंगाली आदमी है उसको बहुत दुख हुआ था, या बंगाल से एक प्रधानमंत्री हो सकते, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन ये भी सही है, अगर सबसे पहले देखे आप, कांग्रेस को बात देकर अगर ममता अपना ढंग से जोट बनाए, अपना ढंग से वो ऑपोजिशन को यूनाइट करे, इससे तो हमारा लगता है जे मोदी को मदद मिलेगा और ऑपोजिशन स्प्लिट में रहेगा। देखिए, आज ममता पार्लियामेंट्री कमेटी में गया, बैठक किया था, लेकिन पहले 2 दिन पहले 7 दल का जो पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा। राहुल गांधी को नेतृत्व में जो 14 दल का जो पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग था पेगासस के ऊपर, उसमें ममता सुलबस कर ये उसको रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा। उससे टीएमसी और कांग्रेस का जो लीडरशिप, उसमें थोड़ा टेंशन है। ममता मुंह से तो नहीं बोल रहा है कि नहीं हम कैडर है, हम लीडर नहीं, लेकिन उनका जो आसपास जो लीडरशिप है, जैसे कल्याण बनर्जी अदर एमपी है, उस सब हर समय बोल रहा है इस बार दीदी के समय, ये अगली बार दीदी के बारी में दीदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो उसको प्राइम मिनिस्टर के प्रोजेक्ट ऑलरेडी टीएमसी कर रहा है। इससे माने लीडरशिप लेकर कांग्रेस के साथ उसको तो तनाव हो रहा है। ममता को अगर सीरियस लेवल में बीजेपी को लेना है, तो अगर कोई एक जगह कन्वर्ट करना होगा, उनको टीएमसी जो ऑपोजिशन लीडरशिप अंडर कांग्रेस बैनर में है, उसको साथ उसको कोई जगह में कन्वर्ट करना ही होगा, नहीं तो ऑपोजिशन फ्रेगमेंटेड होगा और बीजेपी उसको उससे लाभ मिलेगा। लेकिन पहले बात ये भी है, ये ममता ये ऐसा लीडर है जिसको इमेज एंटी मोदी के क्वेश्चन में सबसे ऊपर उभर कर आया वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बाद। एक दूसरा बात ये है, ममता ऐसा लीडरशिप है जिससे माइनॉरिटी कम्युनिटी, सारा देश का माइनॉरिटी कम्युनिटी उनका ऊपर आस्था है, उनको भरोसा रख सकते। ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर ना, पहले जो मुलायम सिंह यादव था 90s में, अभी ममता उभर कर आया माइनॉरिटी कम्युनिटी का वन ऑफ द आइकॉनिक लीडर इन इंडिया। थर्ड बात भाई ऐसा है, जे देखिए जे ममता को साथ वेस्ट बंगाल में तो कांग्रेस को साथ ममता का कांग्रेस मार्जिनलाइज्ड हुआ, उनको साथ तो लड़ाई नहीं है। सो ममता और दूसरा जगह में देखिए यूपी देखिए, हर जगह में कांग्रेस को साथ आंचलिक लीडर जो पार्टी है उसको तो सरासरी लड़ाई होगा। लड़ाई जैसे यूपी में अभी घोषित हो गया, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी सबको लड़ाई होगा, कोई अलायंस नहीं होगा। लेकिन ममता ऐसा जगह पोजीशन में है जहां कांग्रेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ममता कैन go in other state to make coalition partner with different regional political party. But important thing is that if Mamata consider that she and her team will lead the coalition, that will be fatal for opposition political party, and that in that case the BJP will get the benefit. The important thing is that if you go to the numerical strength, 187 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा है जहां बीजेपी एंड कांग्रेस उस आमने सामने है। 212 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा है जहां कांग्रेस और उनको जो साथी है वो बीजेपी को साथ, कांग्रेस बीजेपी और एनडीए साथी को साथ लड़ाई कर रहा है सामना सामनी। और 337 कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया में ऐसा है जहां कांग्रेस यूपीए पार्टनर, जहां एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसको साथ एनडीए पार्टनर का लड़ाई हो रहा है। अब जहां से कन्याकुमारी से आप जम्मू कश्मीर तक जाइए, कांग्रेस का प्रेजेंस ऐसा है, उसको
सेंट्रल पोजीशन में अगर आप नहीं रखे तो उससे फायदा बीजेपी का होगा। लेकिन ममता रेडी नहीं है कांग्रेस को सेंट्रल पोजीशन रखने के लिए। वो कांग्रेस को साथ 1:1 बात कर सकते, सोनिया को साथ, राहुल को साथ, वो कांग्रेस को साथ अपना ढंग से बातचीत कर सकते, अलायंस में भी जा सकते, लेकिन ब्रॉडर अलायंस का जो लीडरशिप खुल्लम खुल्ला कांग्रेस को स्वीकार करना वो उसके लिए मुश्किल है। दिस इज द प्रॉब्लम लाइव नाउ। बट आई मस्ट से that Mamata is one of the leader after West Bengal election who has emerged as anti Modi image, who can represent anti Modi image, who can represent the minority community in India, and who can also contribute collaborating with other regional party in grand anti Modi alliance in India. All right. हिमांशु जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सौरभ भाई। जी हिमांशु, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ममता बनर्जी के इस दिल्ली दौरे की भारतीय जनता पार्टी के खेमे में किस तरह की प्रतिध्वनियां सुनाई दी, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड किस तरह की बातचीत हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं? और मैं थोड़ा सा निथार दूं अपने सवाल को। हम ये जानते हैं कि बीजेपी का संगठन लगातार अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर लोकसभा सांसदों की, राज्यसभा सांसदों की सबकी बैठक कर रहा है, लेकिन उसके कुछ ही महीने के बाद राष्ट्रपति के चुनाव भी हैं। और कल ही मुझसे एक टिप्पणीकार कह रहे थे कि अगर बीजेपी यूपी में कमजोर होती है, सत्ता बचाए भी रखती है, मान लीजिए फॉर आर्ग्यूमेंट से, पर कमजोर होती है तो ट्रिकी हो जाएगा प्रेसिडेंट का गुणागणित। क्या बातचीत चल रही है बीजेपी में? देखिए, ममता के दौरे को लेकर बीजेपी को ये मालूम है कि जो स्पेस अपोजिशन का कांग्रेस ऑक्युपाई नहीं कर पाई है, जो नहीं कैप्चर कर पा रही है। आप देखिए दोनों हाउसेस में लगातार टीएमसी के सांसद ज्यादा हो हल्ला हंगामा कर रहे हैं, बाहर आके बहुत ज्यादा वोकल है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी को जिस तरीके से फीड किया गया है वो उस पर उनकी पूरी पार्टी काम कर रही है। पूरी स्ट्रेटेजी जो मुझे लगता है वो प्रशांत किशोर की बनाई हुई है। पहले उन्होंने यहाँ आकर शरद पवार से बात की, उसके बाद तमाम लोगों से, फिर यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में एक मंच होता है जिसकी बैठक शरद पवार के घर पर होती है। तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता होते हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस नहीं होती है। आप जो बात प्रोफेसर चक्रवर्ती भी कह रहे थे कि 2 बैठकें हुई अपोजिशन लीडर्स के साथ, लेकिन टीएमसी नहीं आती है। सोनिया गांधी से मुलाकात होती है लेकिन टीएमसी नहीं। बीजेपी को एक चीज बहुत अच्छे से लग रही है कि टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग हैं। बाकी अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो कांग्रेस के साथ जा सकती हैं, लेकिन टीएमसी एक अलग तरीके की राजनीति करना चाहती है और इसीलिए विपक्ष बटा हुआ भी नजर आता है अगर आप देखें। और बीजेपी को ये जरूर है कि ममता बनर्जी ज्यादा अग्रेसिव हैं और ज्यादा अगर ममता बनर्जी खुलकर रहेंगी तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि अगर नॉर्थ इंडिया के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी का कोई ऐसा जनाधार नहीं है। बीजेपी चाहेगी कि कांग्रेस कमजोर हो, कांग्रेस के साथ अलायंस जो है अपोजिशन का ना रहे, ममता के साथ अगर जाता है तो उसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। और बीजेपी की यही स्ट्रेटेजी है कि वो दूर बैठकर दोनों के झगड़े को देखते रहे, चाहे सोनिया और ममता बनर्जी की मुलाकात हो और मुलाकात के बाद कोई भी बयान आए, लेकिन दोनों पार्टियों के नेता फ्लोर पर किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं। 20 जुलाई को सौरभ जी एक मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री ने बुलाई थी सभी फ्लोर लीडर्स की, दोनों सदनों के। उसमें टीएमसी गई, बाकी अपोजिशन पार्टीज के नेता गए थे। कोविड को लेकर प्रेजेंटेशन हुई थी, प्रधानमंत्री भी रहे थे। प्रधानमंत्री ने वहां अपना बयान भी दिया था कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए वैक्सीन को लेकर या कोविड को लेकर, हमको राजनीति से ऊपर उठ के सोचना होगा। कांग्रेस नहीं गई थी, टीएमसी गई। तो इस तरीके की चीजें जरूर बीजेपी चाहेगी कि दोनों अलग अलग तरीके से अपनी अपनी राजनीति करें और अपोजिशन इसी तरीके से बटा नजर आए, जिसका फायदा उन्हें 2022 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी होगा और 24 में भी होगा। अगला प्रश्न राहुल जी के लिए है। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ममता की विजिट एक ऐसे टाइम पे हुई जब पार्लियामेंट अभी सेशन में है और तृणमूल काफी एक्टिव भी है पार्लियामेंट के अंदर। वो लोग चाहे कमिटीज हों चाहे सदन के अंदर वो लोग एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं दोनों में।
हम ये जानना चाहते हैं कि उनकी विजिट को लेके पार्लियामेंट में किस तरह की खुसर-फुसर सुनाई दी, खासकर रीजनल पार्टीज हैं उनके नेताओं के बीच। देखिए निखिल, जहां तक ममता बनर्जी की जो टाइमिंग है, इसमें एक तो फैक्ट ये है कि वो, जैसे राजदीप ने कहा कि वो जीत के आई हैं, रणबांकुरी उनकी इमेज है, तो ऐसे समय में आकर के अगर आप विपक्ष को देखें तो विपक्ष में एकता का ना होना ही अकेला फैक्टर नहीं, एक लीडरशिप का वैक्यूम भी है। और उस लीडरशिप के वैक्यूम में ममता बनर्जी अपने 3 दिन के ट्रिप में अपनी टोपी फेंक गई है। ये इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उन्होंने ये कह दिया है कि मैं हूं। वो ऐसे समय में आई हैं जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसका एक टाइमिंग का एक एलिमेंट है। देखिए, वैसे विपक्ष चाहे तमाम बटा हुआ दिखे, लेकिन पिछले 10 दिनों में आपको दिखा होगा कि विपक्ष पूरी तरह से एक है। और इस विपक्ष की इस एकता का जो एक टेम्पलेट बना है, उस पर रणबांकुरी ममता बनर्जी वैक्यूम में अपनी यहाँ पे अपनी यहाँ पे क्लेम जो है उसको डाल करके चली गई हैं। और इस चीज को, यानी अगर आप 1+1 करके ऐड करें तो एक पॉलिटिकल लाइन बनती है। उसमें एक और बात बहुत अहम है कि जो खुसफुसाहट आपको हो रहा है वो बड़ी, यानी खुसफुसाहट ही नहीं, बड़ी प्रखर भी है। एक तो कौतूहल का विषय है कि ममता बनर्जी क्या कर रही है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अभी, चाहे जो भी हो, रीजनल प्लेयर है। एक रीजनल प्लेयर जिसकी एक स्टेट से आगे कोई पैठ नहीं है, जब वो बाहर निकल के दिल्ली में आकर के ऐसी जोड़ने की कोशिश करता है, ये अनूठी नहीं है दिल्ली के इतिहास में। चंद्रबाबू नायडू अभी कुछ समय पहले यही करते थे, और उससे पहले भी वो थर्ड फ्रंट में वो अचानक दिल्ली आते थे, और दिल्ली आकर के एक माहौल बनता था कि थर्ड फ्रंट बनेगा, लोग कांग्रेस और बीजेपी से इक्वी डिस्टेंट लोग जुड़ जाएंगे। तो ये दिल्ली के लिए नया नहीं है। जब भी किसी का थोड़ा सा परचम लहराता है, नेता का या पार्टी का, तो वो दिल्ली आके ये कोशिश करता है। और क्या है कि उसके बाद जब बातचीत शुरू होती है, उससे लगने लगता है कि ये एक रसगुल्ला है, जैसे राजदीप कह रहे थे, उसको खाया जा सकता है। लेकिन ये रसगुल्ला जो है ये काफी मुश्किल है। क्या है कि वहशत रजा अली रिजवी साहब बढ़िया शायर थे, उन्होंने कहा था कि आगाज से जाहिर होता है कि अंजाम क्या होने वाला है। अंदाज जमाना कहता है कि जो तमन्ना है वो पूरी हो ना हो। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं इंटेंट क्लियर है। लेकिन जो बात हिमांशु ने कही और हमारे दूसरे गेस्ट ने कही, उसमें एक फैक्ट देखिए, पिछले 5-7 सालों से एक बात मैंने जो बहुत क्लियरली नोटिस की है कि ममता बनर्जी की पार्टी हालांकि है विपक्ष में, विपक्ष की तरह शोर भी करती है, लेकिन उसने अपनी एक आइडेंटिटी खड़ी करने की कोशिश की है। मुझे याद है कि छोटा सा जूट वर्कर्स का और जूट मिलों का विषय था 2014-15 में, और पार्लियामेंट सेशन के दौरान वो उठाना चाहते थे। बाकी लोगों ने के प्रोटेस्ट के तरीके अलग होते हैं, लेकिन टीएमसी के सारे लोग, एक मारुति गाड़ी आती है, उसके अंदर जूट के थैले होते हैं, और वो जूट के थैले लटका करके वो जूट वालों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। यानी कि वो सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं करते, वो अंदाज बयां भी बदल देते हैं। टीएमसी ने पिछले 7 सालों में अपने आप को एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी की स्पेस के तौर में खड़ा करने की कोशिश की है। और ये जो लाइन है उसकी, वो टोटली इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कांग्रेस पार्टी है। वो कहती है भाई हम 50 के दावेदार हैं, तुम हमसे कम के दावेदार हो, नेशनल लेवल पे हम प्रेजेंट हैं। लेकिन टीएमसी की कोशिश है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं आपको यह देखना जरूर पड़ेगा कि इस सेशन के शुरुआत के बाद राहुल गांधी जब ट्रैक्टर पे पहुंचे तो उन्होंने किसानों का नेतृत्व सिर्फ पंजाब के लिए नहीं किया, वो कांग्रेस पार्टी को अपने जरिए, अपने प्रोटेस्ट के जरिए पुनः स्थापित कर रहे थे एज ए प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी। तो लड़ाई यहां पे सिर्फ ऑपोजिशन को यूनाइट करने की नहीं है, अपोजिशन की एकता की धुरी कौन बनेगा, अपोजिशन की पंगत में सबसे आगे कौन खड़ा होगा, ये लड़ाई भी एक व्हील्स विद इन व्हील्स वाली कोalition की पॉलिटिक्स की लड़ाई है। और ये अभी शुरुआत है, आगाज हुआ है, अभी इसमें बहुत सारे सफे खुल रहे हैं। जी, इस बहस के जो ममता बनर्जी के दौरे से उपजी है, दूसरे पड़ाव की तरफ जाते हैं जिसका संकेत हमारे तमाम स्पीकर्स ने किया। वो ये है कि अगर एक ये सेकंड फ्रंट और थर्ड फ्रंट की बहस को छोड़ दें और फॉर नाउ इस बहस को भी छोड़ दें कि नेता कौन होगा, सब लोग लोकल फाइट लड़ें अलग अलग राज्यों में और एक कोऑर्डिनेशन बने,
तो उसके बाद दूसरी चीज आती है कि आपने ये सब बातें तो तय कर ली, लेकिन वो नैरेटिव क्या होगा जो 2024 में नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकता है कलेक्टिवली? प्रोफेसर चक्रवर्ती, आपसे शुरू करेंगे। ये जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो टू टर्म्स कंप्लीट करने के बाद थर्ड टर्म में सत्ता में आया। एक साथ 3 टर्म्स हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर सत्ता में नहीं आया जवाहरलाल नेहरू के बाद। एंटी इनकम्बेंसी अगर कहाँ रहे, और पेंडेमिक के बाद जो बेरोजगारी और जो रियलिटी हमारा पॉलिटिक्स में आया, हमारा दैनंदिन राजनीति में आया, उसका असर कैसा पड़े, उसका ऊपर तो बहुत सारी निर्भर करेगा। आप तो सिर्फ ऑपोजिशन देख रहा है, आपको देखना चाहिए रूलिंग पार्टी ऑल्सो, हाउ रूलिंग पार्टी इज वर्किंग, व्हाट इज देयर पोजीशन, हाउ दे आर फेसिंग द एंटी इनकम्बेंसी, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग। सो इसके ऊपर ऑपोजिशन का कौशल और उसको स्ट्रेटेजी बहुत सारा निर्भर करेगा। दूसरा बात ये है, देखिए ये समय ये बात सही है जो ममता का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का और बीजेपी का अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी कुछ समय हम लोग लग रहा है बहुत तेज है उनका मोदी विरोधिता में, लेकिन कभी कभी वो उसको स्केल डाउन करता है, उसको एंटी मोदी पोजीशन स्केल डाउन करता है। ये क्यों स्केल अप करता है मोदी विरोधिता में और क्यों डाउन होता है, वो बहुत दिलचस्प बात है पॉलिटिक्स बुझने के लिए, जानने के लिए। दूसरा, सो ममता इज ट्राइंग टू एंड द मोदी रेजिम, बिकॉज as soon as the regime is end, we all of know that this type of political motivated CBI investigation will be stopped. The second thing is that 10 साल ममता सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, 10 साल, और गवर्नमेंट का, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो डेट है वो 5,50,000 करोड़ रुपया। आप वो जो सोशल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसको बाद उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रुपया चाहिए, उनका डेवलपमेंट के लिए रुपया चाहिए, उनको 2-4 बड़ा मिनिस्ट्री चाहिए, जैसा रेल मिनिस्ट्री चाहिए, और दूसरा 2-3 मिनिस्ट्री अगर आए तो वेस्ट बंगाल में थोड़ा डेवलपमेंट होगा। कितना दिन वो पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप बनकर वो वोट उसको मिलेगा? वो तो दिस टाइम उसको मिला, और ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उसको हेल्प किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में अंदर में जाना, उसमें 2-4 मिनिस्ट्री मिलना और उससे उसको यूज कर वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट इंश्योर करना, उसको मकसद है। और दूसरा, ये सब जो तदंत चल रहा है करप्शन के विरुद्ध में, इससे मुक्त होना चाहिए। तो उनका जो कमिटमेंट है, आई थिंक इज मच मोर कॉन्क्रीट, मच मोर स्ट्रॉन्ग than earlier position, and that is one of the important convergent point that finally she will give not in favor of the under the leadership of the Congress for opposition unity. So ये बात मेरा बोलना चाहिए कि एक तो ममता लीडरशिप डेफिनेटली रहेगा, लेकिन बार्गेनिंग होगा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के समय। And finally, I think that she will accept the leadership of Congress, but she is much more committed this time to end the Modi government. And the last word I would like to say that the Uttar Pradesh election should be considered as a watershed. इसका रिजल्ट का नतीजा के ऊपर I think that the future course of direction of Indian politics will determine much more. इसी सवाल को लेके हम राजीव आपके पास आना चाहते हैं। अगर ममता बनर्जी सॉर्ट ऑफ सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई कर लेती हैं इन कमिंग मंथ्स और इयर्स इन रन अप टू 2024, और वो ऑपोजिशन यूनिटी के लिए एक धुरी बन जाती हैं, तो जो बाकी दल हैं, रीजनल पार्टीज जिनकी बीजेपी या कांग्रेस से ऑपोजिशन है, उनका दूसरे रीजनल पार्टीज के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है। उदाहरण के लिए आपके पास केसीआर हो गए हैं, जगन हो गए हैं, ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे इस नए अलाइनमेंट को? देखिए निखिल, राजनीति कैसे बदलती है। 2013-14 में ममता बनर्जी दिल्ली आई थी, वो अन्ना हजारे के साथ एक तरह से एक माहौल बनाना चाहती थी, वो कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाया। 2019 चुनाव के पहले केसीआर बात कर रहे थे फेडरल फ्रंट की। आपको
मालूम होगा केसीआर खुद गए थे कोलकाता, ममता बनर्जी से मिले थे और बात हो रही थी किस तरह से हम फेडरल फ्रंट बना सकते हैं। नवीन पटनायक से को भी जोड़ने की बात हुई, लेकिन वो कहीं आगे नहीं गई। एक जमाने में नीतीश कुमार जब वो बीजेपी के साथ नहीं थे, उनको भी इस फेडरल फ्रंट में लाने की कोशिश हो रही थी। तो देखिए, फेडरल फ्रंट की बात आप उसे थर्ड फ्रंट कहें, किसी भी नाम से कहें, कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं कि हम केवल हमारे राज्य तक सीमित ना रहे, हम दिल्ली तक पहुंचे। केसीआर उनमें है, ममता बनर्जी, दो ऐसे नेता हैं जो हमेशा सोचते हैं कि हम केवल तेलंगाना या केवल वेस्ट बंगाल तक सीमित ना रहे। लेकिन देश की राजनीति निखिल बदल गई है। 1990 के दशक में जब अस्थिरता थी, जब कोई एक पार्टी को पूरी बहुमत नहीं मिलती थी, तब ये नेता अपनी राजनीति कर सकते थे। तब लालू जी आ सकते थे पटना से और कह सकते थे पाटलिपुत्रा इज कमिंग, मैं आ रहा हूं। और सब नेताओं को लगा कि अगर देवेगौड़ा जैसे व्यक्ति कर्नाटका से दिल्ली आकर मुख्यमंत्री बनते ओवरनाइट, तो हमारा नंबर भी आ सकता है। तो ये 90 के दशक में जो अस्थिरता थी, उस समय ये हो सकता था निखिल। अब जमाना बदल गया है। अब इतना आसान नहीं है कि एक दिन आप मुख्यमंत्री रहे और दूसरे दिन आप एक फेडरल फ्रंट बनाए, क्योंकि इनके अलग अलग डिविजन। और ये बड़ी बात इस बार हुई है, ममता बनर्जी, बाकी नेता भी कहीं जान गए हैं, कांग्रेस के बगैर आप एक तरह से ये ऑपोजिशन यूनिटी नहीं कर सकते। अब कांग्रेस में भी कई प्रॉब्लम्स हैं। अब ममता बनर्जी को लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से लेफ्ट के साथ लगातार 3 चुनाव में समझौता करके एक तरह से ममता को घेरने की कोशिश की है, इसलिए ममता पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है राहुल गांधी के साथ। आप जानेंगे, ममता गई थी सोनिया गांधी को मिलने, राहुल गांधी वहां पहुंचे, लेकिन उसी सुबह जब राहुल गांधी ने एक मीटिंग बुलाई थी या विपक्षी, वहां ममता का नुमाइंदा नहीं था। ममता बनर्जी जानती है कि उनकी एक सीमा है, वो कहां तक जा सकती है। त्रिपुरा, आज अभिषेक बनर्जी कहां है, वो त्रिपुरा गए हैं। उनको लगता है वहां कम से कम वो शायद एक सरकार बना पाए। तो उनके एक इस समय लिमिटेड ऑप्शंस है। लेकिन उनको लगता है कि शायद जैसे कहा गया कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर वहां भी बीजेपी या हार जाए या कम से कम कमजोर हो जाए उस चुनाव के बाद, तो शायद एक मोमेंटम आ सकता है। आज केवल ममता के पास मोमेंटम है, बंगाल तक है। देश भर में कोई एंटी मोदी मोमेंटम इस समय नजर नहीं आता। हालांकि ममता को लगता है क्योंकि महंगाई बढ़ी है, कोविड हुआ है, इकोनॉमी कमजोर हुई है, तो वो मोमेंटम एक ना एक दिन आ सकता है, एंटी इनकम्बेंसी आ सकती है। लेकिन पहले जब वो बात करती थी अन्ना हजारे के साथ मिलना, फेडरल फ्रंट के बाद मिलना, अब वो बात नहीं करती। नाउ शी टॉक्स अबाउट नेशनल ऑल्टरनेटिव। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मोदी बनाम देश। वो ये भी नहीं कहती कि मैं बनूंगी प्रधानमंत्री। मैंने पूछा ये बार बार, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बनूंगी, उन्होंने कहा दैट वी विल डिसाइड, बाद में देखेंगे। यानी कहीं ना कहीं विपक्ष भी जान गया है कि जब मोदी जैसा व्यक्ति आपके सामने है और बीजेपी को लगातार 2 चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिला है, तो आप वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते कि चुनाव के बाद हम कोलिशन करेंगे, फिर उसमें हम कहीं हमें कोई स्पेस मिलेगा। वो यूनाइटेड फ्रंट का जमाना अब खत्म हो गया है। अब आपको कहीं ना कहीं सोच समझकर रणनीति स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेगी। और आखिरी पॉइंट जो बड़ा महत्वपूर्ण है, हम ममता की बात कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट प्रशांत किशोर धीरे धीरे जो ममता के साथ था बंगाल के चुनाव में, अब उन्होंने शरद पवार से बातचीत की, लेकिन इंपॉर्टेंटली कांग्रेस से सीरियस बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी जान गए हैं कि जब तक कांग्रेस रिवाइव नहीं हो सकती, तब तक आप पूरी तरह से मोदी सरकार और भाजपा को टक्कर नहीं दे सकते। तो राजनीति मुझे लगता है बदल रही है। उस तरह की अस्थिरता की राजनीति की जगह अब आपको क्लियर नैरेटिव, जो पॉइंट सौरभ ने कहा, नैरेटिव क्या होगा, केवल फ्रंट बना के नहीं चलेगा। अब आपको एक नैरेटिव दिखाना पड़ेगा। वो नैरेटिव केवल एंटी मोदीज्म नहीं हो सकता, उसको उसके आगे चलकर आपको कुछ नई बात लोगों के सामने रखनी पड़ेगी। ममता इज ट्राइंग टू फर्स्ट बिल्ड हरसेल्फ एज नंबर 1 लीडर ऑफ ईस्टर्न इंडिया, कि वो मेरा एक तरह से नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा में एक बार पहले भी कोशिश की है, इस बार भी कोशिश करते हैं, और फिर धीरे धीरे मेरे जो रिलेशनशिप है अगर बढ़ा पाऊं उनको, तो देन आई कैन बिकम पॉसिबली अ नेशनल लीडर। पर हर व्यक्ति का ये सपना होता है। शरद पवार का तो सालों से रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा,
और ये आसान नहीं है इतना। मोदी हैज चेंज्ड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। नाउ यू कैन नॉट जस्ट मेक द लीप फ्रॉम अ स्टेट लीडर टू अ नेशनल लीडर विदाउट द सपोर्ट ऑफ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ लीडर। आपको कई नेताओं, कई राज्यों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तभी आप एक पूरी तरह से नेशनल लीडर बन सकते हैं। ममता टुडे इज नंबर 1 लीडर इन बंगाल, बट रिपीटिंग बंगाल अक्रॉस इंडिया इज नॉट इजी। जो मुझे लगता है पहली बार वो ये बात जान गई है कि मेरी भी लिमिट्स है, मुझे उन लिमिट्स में काम करना पड़ेगा। राहुल श्रीवास्तव जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, और आप सब विद्वानों की बात सुनते हुए मेरे मन में ये प्रश्न आया, ये पूर्व नियोजित या निर्धारित नहीं था। मेरे मन में ये प्रश्न आया है राहुल जी, केंद्र की जो सरकार होती है, अलग अलग राजनीतिक दल चलाते हैं, कभी गठबंधन होते हैं, कभी कागज पर गठबंधन होते हैं, लेकिन असल में एक पार्टी का बहुमत होता है। और हम ये जानते हैं, संविधान कहता है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर जो दल सरकार चला रहे हैं उनका केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, केंद्र में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये हमारी डेमोक्रेसी की खूबी भी है और खामी भी है। इससे एक सेंस ऑफ एलिनेशन आता होगा उन पॉलिटिकल ब्लॉक्स के अंदर। अगर केसीआर तेलंगाना में लगातार सरकार चला रहे हैं, लेकिन केंद्र की तेलंगाना को लेकर क्या योजनाएं होंगी, या केंद्र की जो योजनाएं हैं उसमें तेलंगाना की रूलिंग पार्टी का क्या से है। यही बात लागू होती है नवीन पटनायक के ऊपर, यही बात लागू होती है, हालिया उदाहरण दें तो जगन के ऊपर या द्रमुक पार्टियों के ऊपर, खासतौर पर डीएमके के ऊपर। तो एक इन लोगों के मन में एक सेंस ऑफ एलिनेशन तो रहता होगा ना कि सो व्हाट, वी आर रूलिंग अ स्टेट, लेकिन जो हमारे स्टेट को भी प्रभावित कर रही है केंद्र की योजनाएं, उसमें हमारा से कितना है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी केंद्र में है और दूसरे राजनीतिक दल हैं तब की व्यवस्था है। ये मेरे ख्याल से ओवरऑल हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए सोचने की बात है कि एक बार जीत गए तो सिर्फ भाषण में नहीं, मनसा वाचा कर्मणा भी ये हो कि सभी लोग जिनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में है, पॉलिटिकल सिस्टम में है, उनके एस्पिरेशंस डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन टेकिंग में रिफ्लेक्ट हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट सर? नहीं, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब फेडरल सेटअप बना तो उसमें ये नहीं कहा गया था कि सरकार के हिसाब से काम हो, केंद्र और राज्य मिलकर के काम करेंगे जी। और जहां आपने एस्पिरेशन की बात कही, अब अगर आप एक चीज नोट करें कि बिहार और उत्तर प्रदेश की एक त्रासदी रही कि काम वहां पे नहीं हुए, बहुत सारे विकास का काम नहीं हुआ, क्योंकि एक बहुत लंबा वक्त ऐसा था जब आज जो ये कह दे कि हम सब मिल जाएं, गले मिल करके मोदी के खिलाफ खड़े हो जाएं क्योंकि स्टेट्स का दमन हो रहा है, लेकिन इतिहास इस चीज का भी गवाह है कि एक 80 के दशक से लेकर के अभी हाल तक जो सरकारें बिहार और यूपी में थी वो विपक्ष की थी, जो कि कांग्रेस के साथ नहीं थी या कांग्रेस की एवज में आई थी, यानी कांग्रेस का वोट चुरा के आई थी। तो उन सरकारों के प्रति इन दो राज्यों के अंदर कांग्रेस का रवैया कैसा रहा या केंद्र सरकार का रवैया कैसा रहा, ये इतिहास गवाह है इस चीज का। बिल्कुल। तो मंसूबे जो होते हैं वो होते हैं। देखिए, इसमें कहीं अगर आप देखें कि पिछले कुछ सालों में ये बात कही जाती है कि ये कुछ इक्वी डिस्टेंट प्लेयर्स हैं जो कि वाईएसआरसीपी, टीआरएस, बीजेडी, ये बीजेपी के साथ कभी कभी मिल जाते हैं। तब उसमें देखिए यही मंसूबे हैं। क्या होता है कि एक तो थोड़ा ईडी और सीबीआई जो है ना वो थोड़ी पीछे रहती है। जब आप थोड़ा थोड़ा मदद कर देते हैं केंद्र सरकार की तो ईडी सीबीआई थोड़ी पीछे रहती है। अगर नहीं करेंगे तो पता नहीं साहब, ऐसा है कि दरवाजा खटखटाने में, कुंडी बजाने में किसी का कुछ नहीं जाता। दूसरा एक इन पार्टियों की एक प्रॉब्लम और है सौरभ, जो कि एक अनस्टेटेड चीज है। जब भी ऐसी कोई सरकार बनती है, मान लीजिए कोalition की, अलायंस की, तो जब नेता इधर बनता है तो एक उनका जो बड़ा स्टेट नेता होता है उसके मन में एक संशय बहुत बड़ा पैदा हो जाता है कि साहब इवन सरकार में आने पे कि मैं यहां बैठा हूं चीफ मिनिस्टर, मैं जिसको नुमाइंदा बना करके कैबिनेट में भेजूंगा कहीं वो इतना बड़ा तो नहीं हो जाएगा कि दोबारा आकर के मेरे बराबर में खड़ा होके कहीं मुझसे लंबा लगने लगे। ये जयललिता के साथ हुआ था, ये तमाम पार्टियों के साथ होता है। अगर आप देखें अभी केरल जो है जैसे भुगत रहा है कि कोविड की सेकेंड वेव के बाद उसके यहाँ केसेस ज्यादा हो रहे हैं। अभी हाल में ही उनकी हेल्थ मिनिस्टर जो बहुत अच्छा काम की थी उनको हटाया गया था और कहा जाता है कि विजयन साहब थोड़े से इनसिक्योर हो गए थे उनको लेकर के। तो ये क्राइसिस जो कोalition पॉलिटिक्स की है वो क्राइसिस है कि रीजनल प्लेयर सेंटर में एस्पायर तो करता है लेकिन सेंटर में आने में उसका क्या नुकसान होगा
देखिए, अगर आप देखिए कि समाजवादी पार्टी और बसपा ने यूपी में थे और दोनों के खिलाफ केसेस थे, दोनों के खिलाफ केसेस में हलफनामे कोर्ट में कांग्रेस यूपीए सरकार ने बदल बदल करके उनका समर्थन बरकरार रखा। लेकिन आप देखिए उसका नुकसान क्या हुआ। उसका नुकसान ये हुआ कि सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों से नाराज होकर उत्तर प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को एकदम धुआंधार मैंडेट दे दिया। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज है कोalition की, ये बारीकियां जो हैं, ये फ्यूचर को भी डिक्टेट करेंगी। क्योंकि अभी अगर आप मान लीजिए एक हो जाते हैं, मान लीजिए प्रेसिडेंट इलेक्शन जैसे है, उसके अंदर अगर आप एक हो जाते हैं तो वो साहब 2022 में पूरा हो जाएगा। इंडिया टुडे ने एक लंबा इस पे एक रिसर्च किया है कि कितनी सीटों की जरूरत है टीआरएस की, वाईएसआरसीपी की। राहुल श्रीवास्तव जी, आप संकोचवश नहीं कह पा रहे हैं, वो लंबा आर्टिकल आप ही ने लिखा है और नेता नगरी के इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्यूअर्स को उस जरूरी आर्टिकल के, क्योंकि वो अरिथमेटिक भी समझाता है, उस अरिथमेटिक में कैसे बदलाव हो सकता है कहां कहां, वो भी समझाता है। और जो ब्लॉक 3 है एनडीए और यूपीए के बाद, उस ब्लॉक 3 की गुणागणित क्या है, और उसमें भी 9% का जो एक ब्लॉक है 3 पार्टियों का, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी और केसीआर का, उसकी क्या अरिथमेटिक हो सकती है, उसके बारे में बात करता है। थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट आर्टिकल। सौरभ, तो मेरा ये कहना है कि अभी जो चल रहा है ये एक तरह से कहा जाए जैसे कि लड़का लड़की वाले देखा देखी चलती है ना, कि पंडित जी लेकर के चिट्ठी पत्री आते हैं और लंबी बातचीत चलती है, और पॉलिटिकल पार्टीज इस बात में अभी एक दूसरे के दोस्त भी नहीं हो रहे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, राजदीप ने जो मेंशन करी, राहुल गांधी इस ममता बनर्जी के साथ अरेंजमेंट के हक में नहीं है। क्यों? क्योंकि साहब उनको आप अगर कल प्रेसिडेंट बनाते हैं, वो कांग्रेस को रिवाइव करना चाहेंगे, तो ये आंकड़ा की 185 सीट पे डायरेक्ट 375 पे बीजेपी कमजोर है, वहां पीछे हो जाए। साहब आप जब ये आंकड़ा लगाएंगे तो पहली बात याद रखिए कि आप कहेंगे कि कांग्रेस से कि वो सैक्रिफाइस करे। यहां सिर्फ कांग्रेस से सैक्रिफाइस मांगी जाएगी कि टीआरएस कहेगी भाई मेरे स्टेट में सैक्रिफाइस कर दे, वाईएसआरसीपी कहेगी आंध्रा में कर दे, ममता बनर्जी बंगाल में मांगेगी। तो ऐसा है साहब कि कांग्रेस तो सैक्रिफाइस के ऑल्टर पे हर जगह कटती जाएगी, और राहुल गांधी को आप काम देंगे कि वो पार्टी को रिवाइव करें। तो इसलिए ये काम इतना आसान नहीं है। लेकिन जो अभी कवायद हो रही है उसमें कहा जा सकता है कि निदा फाजली साहब ने कहा है कि दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाए रखिए। चलिए प्रोफेसर चक्रवर्ती, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, थैंक यू सो मच। कुछ कमेंट? राजदीप जी अभी हम आप यहीं पे हैं, थोड़ा समय का ख्याल रखना है। नहीं, ममता पे आपने पूछा, आप एक बात जानिए, जो आपने पूछा क्या कहा, एक मैं भूल गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसी दिन जिस दिन मिला या उसके एक दिन पहले उन्होंने वो 2 मेंबर जज कमेटी स्थापित की थी पेगासस को लेके, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस मदन लोकुर करेंगे और कोलकाता के चीफ जस्टिस करेंगे। उसको वो बड़ा आगे देखिए मैंने किया जो बाकी दल नहीं कर पाए। वो ये दिखाना चाहती है कि वो एंटी मोदी एक तरह से जो सेंटिमेंट है उसका नेतृत्व आज वो एक तरह से कर रही है। ये मुझे लगा उनमें कि ये उनकी वन पॉइंट एजेंडा उनका ये है कि हर चीज पर मैं दिखाऊंगी कि मैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और इस पे पैक्सेस और पार्लियामेंट के मामले पर हम लोग बात करेंगे विदाउट बीइंग मेड द लीडर। Without being made the leader. वो खुद ये दावा नहीं करेंगी, लेकिन उनकी पार्टी के लोग और उनके अगल बगल के लोग, जिनको हमारे बुंदेली लहजे में कहते हैं लगुआ भगुआ, जो आसपास के लोग हैं, वो प्रोजेक्ट करते रहेंगे। प्रोफेसर चक्रवर्ती, आप इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।